नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आरओ और एआरओ के जो रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको देखने वाले हैं, इनका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और जो ट्रिक्स होंगी, उनके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप फ्री इनिशिएटिव के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे सामने यहाँ पर बोला जाता है कि z की वैल्यू है 52। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि ACT की जो वैल्यू है बच्चों वो दी गई है 48। तो आपसे कह रहा है कि यार बैट का जो आंसर है ना वो क्या होगा, या बैट की जो वैल्यू है ना वो बता दीजिए कि क्या होगी। आइए देखिए भाई, z पे वैल्यू होती है कितनी, 26। हम सभी जानते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में z की वैल्यू 26 होती है। तो 26 में ऐसा क्या किया गया कि 52 आया? आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई किया गया। आगे चलते हैं, देखिए ACT पे बात करते हैं। A पे वैल्यू 1 होती है, C पे 3 होती है, T पे वैल्यू 20 होती है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जुड़ने के बाद 24 हो रही है। 20 3 23 और 1 24। तो 24 से 48 कैसे आएगा? जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बैट की, तो देखिए B पे वैल्यू 1 होती है, B पे वैल्यू 2 होती है, A पे वैल्यू 1 होती है और T पे वैल्यू 20 होती है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 20 2 22 और 1 23 यानी कि 23 आता है। और 23 का जब आप डबल करेंगे तो ये आंसर आएगा 46। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं। आइए चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोड है वो है RSMD CTSR। ठीक है, और ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि टीचर्स के लिए क्या कोड होगा वो बता दीजिए। टीचर्स के लिए आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, ध्यान समझते हैं। S पे वैल्यू कितनी होती है भाई? 19 होती है। T पे वैल्यू 20 होती है, U पे 21 है, S पे 4 है, इस पे वैल्यू 5 है। इसके बाद इसकी बात करें, इस पे वैल्यू 14 है। ठीक है, इस पे वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो यहाँ पर हमने 14 लिख दिया। 14 के बाद इसकी बात करें तो ये 20 है और इसकी बात करें तो 19। ऐसे देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 18। 18 के बाद यहाँ वैल्यू 19 है, यहाँ पे वैल्यू 13 है, यहाँ वैल्यू 4 है, 3 है, यहाँ 20 है, यहाँ 19 और यहाँ 18 है। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं, देखिए T पे वैल्यू 20 है, 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5 है, 18 है और 19 है। यानी कि यहाँ पर हमने ये सारी की सारी वैल्यूज मेंशन कर दी। अब देखो आप हो क्या रहा है, 19 में अगर आप 1 कम करोगे तो आपको मिलेगा ये 18, और ऐसे ही इस वाले 19 में 1 कम करोगे तो आपको मिलेगा 18। ऐसे 20 में 1 कम करोगे आपको मिलेगा 19, और 20 में यहाँ 1 कम करोगे आपको मिलेगा 19। ऐसे देखो 21 से आ रहा है 20, और 14 से आ रहा है 13, 4 से आ रहा है 3 और 5 से आ रहा है 4। यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर तो क्रॉस में यहाँ पर -1 चल रहा है। ठीक है, -1 चल रहा है, वो भी किसमें? क्रॉस में। ऐसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो 20 में 1 कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में अगर आप 1 कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 18 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। जब आप 1 में कम करेंगे 1 को तो 0 हो जाएगा। 5 में 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 में 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 8 में अगर 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए 18 पे वैल्यू कितनी होती है भाई? R। इस पे वैल्यू होती है Q, इस पे वैल्यू होती है D, इस पे वैल्यू होती है G, B। अब आप देखो 0 पे वैल्यू क्या होगी, है ना? तो 0 पे वैल्यू होती है बेटा Z। ओके, यहाँ D है और यहाँ पर S है। एक बात जरा ध्यान से समझिए, जिस तरह से वैल्यू 26 होती है, 52 होती है, 78 होती है, ऐसे ही वैल्यू 0 होती है। तो याद रखेंगे, जो वैल्यू 0 है वही 26 है, वही 52 है और वही 78 है, यानी कि सबकी वैल्यू क्या है? Z है। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू Z होती है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो हमारे पास जो आंसर में है वो क्या आ रहा है? RQDGBZDS, जो कि RQDGBZDS आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आइए
देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोनीपत, SONE, सोनी PAT पथ, सोनीपत का यहाँ पे कोड आपको दिया गया है TQQIUG और A। आपसे कह रहा है भाई कि पानीपत का कोड क्या होगा वो बता दीजिए। तो पानीपत के लिए कोड हमसे पूछा जा रहा है, आइए लिखते हैं PANI, पानी, PAT पथ, ठीक है, पानीपत। देखो भाई अगर हम यहाँ पर बात करें तो S पे वैल्यू कितनी होती है यार 19, इस पे वैल्यू होती है 15, इस पे वैल्यू होती है 14, इस पे है 5, इस पे है 16, इस पे है 1, इस पे है 20। T पे वैल्यू कितनी हो गई देखो 20, 17, 17, 9, 21, 7 और 1। ये वैल्यूज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, तभी आप वहां पे जल्दी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। 16, 1, 14, 9, 16, 1 और 20, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, समझते हैं। 19 है, यहाँ पर आ रहा है 20, यानी कि एक ऐड किया गया होगा। 15 से 17 यानी कि 2 ऐड किया गया होगा, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा। 14 से 17 शायद 3 जोड़ा है। 5 से 9 में 4 जोड़ा गया। 16 से 21 में यहाँ 5 जोड़ा गया। 1 से 7 में यहाँ 6 जोड़ा गया, और 20 में अगर आप यहाँ 7 जोड़ देंगे तो 27 यानी कि 1। तो जो 27 है वही 1 है, इस बात को समझिए। जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि 30 पे वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 30 26 से कितना बड़ा है, ठीक है। तो आंसर आएगा भाई कि 4 यूनिट बढ़ा है। तो जो 30 है वही 4 है, और वही बच्चों डी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि 40 पे वैल्यू क्या होती है, तो 40 26 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 14 ज्यादा है। तो जो 14 है वही 40 है, और वही आपका n है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम 27 की बात करें तो 27 26 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। तो जो 27 है वही 1 है, वही a है। अभी शायद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आप देखो पानीपत की बात करते हैं। p में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 17 आएगा, 2 जोड़िए 3 आएगा, 3 जोड़िए 17 आएगा, 4 जोड़िए 13 आएगा, 5 जोड़िए 21 आएगा, 6 जोड़िए 7 आएगा, और अगर आप यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा। आइए बात करते हैं, देखिए इस पे आंसर होगा आपका Q, इस पे होगा C, इस पे होगा Q, इस पे होगा आपका M, 21 पे वैल्यू होती है U, इस पे G और इस पे A। 27 जो है वही आपका A है। सो QCQMUG ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में गिवन है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, आइए। देखिए दूसरे सवाल में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, कहीं ना कहीं आपको इक्वेशंस निकालनी है। ये क्वेश्चन आरओ आरओ में पूछा गया है, इसलिए आपको करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर हम a माइनस बी को इक्वल के इस तरफ ले आए तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो a माइनस बी का यहाँ पर क्या निकलेगा आंसर, 1000 आपको पहले से दे रखा है एलएचएस में, माइनस में ले आइए 998 को। तो अगर आप यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। ऐसे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें a प्लस बी वाली को, तो जरा देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 998, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर 1008 है। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 1008 माइनस का हो जाएगा ये 998। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, यहाँ से 10 निकलेगी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप क्या करें, आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। देखिए a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 10, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है। अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर 2 से आधा कर दें, ठीक है। और अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इन दोनों को डिफरेंस करके 2 से भाग दे दीजिए। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो देखिए अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़िए, 10 + 2 12, और अगर आप 12 को 2 से भाग देंगे आपको मिलेगा 6, यानी कि a का आंसर तो भाई 6 हो गया। और ऐसे अगर हम बात करें b की, तो b के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करेंगे, यानी कि 10 में 2 को माइनस करेंगे तो 8 आया, और 8 का आधा करेंगे तो 4 आ गया, यानी कि b का आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया, बताइए। b का आंसर यहाँ से आपका, 1 मिनट, 10 में 2 गए 8, डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 4 आ गया, ठीक है। तो b का आंसर यहाँ से आपका आ गया 2, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। आप कीजिएगा यहाँ पे b का आंसर 4 है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर a का आंसर 6 और b का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें आपको यहाँ पर सेम वैसा ही आपको सवाल देने की कोशिश की गई है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि b का आंसर क्या होगा। देखो यार a प्लस बी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये 668 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 988 में आपको माइनस करना है कितना, 668, ठीक है। 988 में 666 माइनस होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से।
यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 320। तो ये तो इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। ऐसे जरा देखो यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है आपसे, a माइनस बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, -668 यहाँ पे लिखा हुआ है, -668 और प्लस में हो जाएगा 448। यानी कि हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो आंसर निकलेगा वो माइनस में निकलेगा 220। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसा माइनस में क्यों आया, बिकॉज 668 जो आप देख रहे हैं वो माइनस में है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो क्या होगा भाई, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है माइनस का 220 और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है प्लस का 320। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो आप जानते हैं अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंस करके 2 से भाग देना पड़ेगा। अब आप देखो 220 और 320 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा 540। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये ना कहें कि 320 में 220 को माइनस करके आप 100 लिख दें। देखिए 320 आप प्लस पर है, ठीक है, तो प्लस से पहले आप आएंगे 0 के ऊपर और फिर 0 से आप जाएंगे माइनस के 220 के ऊपर। तो जो गैप है वो यहां से लेकर यहां तक का 320 है और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का 220 है। तो ओवरऑल गैप कितना है, 540 का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। यहाँ पर 2 से आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 270। यानी कि जो बी का आंसर है वो 270 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये वाला भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आइए। अब देखिए इस सवाल के अंदर यहाँ पर एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन ये वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए 5 बॉक्स हैं ए बी सी डी और ई, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक, 5 बॉक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। आपसे कहता है कि यदि ए बी के ऊपर है, तो अगर ऐसी बात है तो ए देखो किसके ऊपर आ गया, बी के ऊपर आ गया। सी जो है वो डी के ऊपर है, यानी कि सी जो है भाई वो डी के ऊपर है, यहाँ पर आ गया। किंतु ई के नीचे है, यानी कि जो सी है ना वो डी से तो ऊपर है लेकिन ई से नीचे है, ऐसा कहा गया आपसे। डी जो है वो ए के ऊपर है, डी जो है वो किसके ऊपर है भाई, ए के ऊपर है। तो यानी कि ये ए और बी जो है इससे नीचे आ जाएंगे, अब ए और बी नीचे आ गए। ठीक, अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है कि मध्य में कौन सा बॉक्स है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई कि 2 ऊपर हटा दीजिए, 2 नीचे हटा दीजिए, तो बीच में कौन बचा, बीच में बचा भाई डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि डी नाम का जो बॉक्स है वो बीचों बीच रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी अरेंजमेंट है। आपसे कह रहा है कि रीमा का छोटा भाई मोहन सीता से बड़ा है। देखिए रीमा है, रीमा का छोटा भाई है कौन, मोहन। तो वो आपसे कह रहा है कि रीमा का जो छोटा भाई है मोहन वो सीता से बड़ा है, इसका मतलब सीता यहाँ कहीं आएंगी। फिर आपसे कह रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। श्वेता जो है वो रीमा से तो बड़ी है लेकिन दीप्ति से क्या है भाई, दीप्ति से छोटी है। तो आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे बड़ा कौन आपको दिखाई दे रहा है, दीप्ति। सो दीप्ति इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि गलत जो टर्म है सीरीज का वो कौन सा होगा। चलिए देखिए 1 लिखा है, 5 लिखा है, फिर 14 है, 30 है, इसके बाद 50 लिखा है, 55 लिखा है, 91 लिखा है और 140 लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 20 का डिफरेंस है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 का डिफरेंस है। बस यहीं पर ही चीजें गड़बड़ हो रही हैं। देखो भाई 4 को देख के समझ में आ जाता है कि यार ये तो 2 का स्क्वायर है, 9 को देख के समझ में आता है कि ये 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। लेकिन अब अगर 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए था जो कि 25 होता। तो अगर 25 होता तो ये 50 नहीं, यही 55 आना चाहिए था। ठीक है, तभी यहाँ पर सही होता। तो अगर मान के चलो कि 20 ना होके यहाँ 25 है तो 25 वाली बात ठीक हो गई। अब अगला डिफरेंस फिर 6 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या है, क्या बिल्कुल है, देखो 6 का स्क्वायर आ रहा है। और अगले में फिर 49 यानी कि 7 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि है बिल्कुल ठीक। तो यानी कि सही टर्म जो है यहाँ पर आपको 50 हटाना पड़ेगा और 55 लेना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो गलत टर्म है सीरीज के अंदर, इसको हटाएंगे सीरीज ठीक हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे यहाँ पर भी बोल रहा है कि सीरीज के अंदर गलत जो टर्म है वो बताइए। तो 12 है, 16 है, 24 है, इसके बाद 38 है, 38 के बाद 52 है और फिर यहाँ पे 72 है। देखो भाई 12 और 16 में कितने का गैप होता है, 4 का। 16 और 24 में कितने का गैप होता है, 8 का। अब यहाँ पर कितने का गैप है, देखो यहाँ पर गैप हो गया आपका 8 में से 4 गए 4 यानी कि 14 का। तो हो सकता है कि ये गैप गलत है। अगर मान के चलो 4 है, यहाँ पर 8 है, +4 हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी +4 करके अगर हम 12 कर दें और अगर ये 12 हुआ
तो 24 और 12, अगर ये टर्म आपका 36 हो जाए तो फिर क्या आगे ये फॉलो हो रही है सीरीज? 36 और 52 में देखो 16 का गैप होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही है, +4 हो रहा है। फिर 16 + 4 करके 20 आना चाहिए। क्या यहाँ 20 का गैप है? जी हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ये 38 जो टर्म है ये सीरीज का नहीं है। अगर यहाँ पर 36 कर दें तो जो सेकंड का गैप है आप देख रहे हैं 4 का, वो गैप कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जो ऑड टर्म है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर वो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, 38 हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डिक्शनरी के हिसाब से हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। हमारे पास यहाँ पर है प्राइड, प्राइम, प्रेस, प्रीलेट और प्रोब। तो डिक्शनरी अगर आपको दे दी जाए और आपको इन वर्ड्स को ढूंढना पड़े तो कौन सा वर्ड किस क्रम में लगाया जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है, और आपसे कह रहा है कि सबसे मिड में कौन सा आएगा ये भी बताइए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखो यार, पी आर जो है सबसे स्टार्टिंग में जो 2 लेटर्स आप देख रहे हैं वो सब में कॉमन है। यानी कि पी आर को देखकर हम नहीं बता सकते कि भाई सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा। इसके बाद के टर्म्स के ऊपर जरा गौर फरमाइए। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है और यहाँ पर ओ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें आई, ई और ओ की, तो जरा देखिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले भाई आता है ई। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि प्रेस और प्रीलेट में कोई एक आने वाला है सबसे पहले। तो प्रेस और प्रीलेट में देखिए, फिर आगे यहाँ एस है, यहाँ पर एल है। इसका मतलब पहले एल आता है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। हमें चाहिए बीच वाला, यानी कि तीसरे नंबर का। अब तीसरे नंबर का जो है वो प्राइड और प्राइम में से कोई एक होगा, क्योंकि ये तो आखिरी है भाई, है ना। प्रोब में जो ओ है वो तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो 5वां है। अब इसी में से तीसरा है। अब आप देखो पी आर आई तो कॉमन है। अब यहाँ पर एम है और यहाँ पर डी है। पहले क्या आता है भाई? पहले आता है आपका डी, यानी कि यही तीसरा होगा और ये वाला आपका चौथा होगा। इसका मतलब हमसे कह रहा है कि तीसरा लेटर कौन सा होगा, यानी कि मिड वाला। तो प्राइड हमारा यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां पर भी आपको ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो इस सीरीज के अंदर नहीं आता है वो आपको बताना है। देखो भाई, 1 + 2 कितना होता है? 3, देखो बीच में लिखा है। 1 + 6 कितना होता है भाई? 7, बीच में लिखा है। 2 + 4 कितना होता है? 6, बीच में लिखा है। 5 + 2 7, बीच में लिखा है। और 7 + 2 9, बीच में लिखा है। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर जो 3 और 4 की बात करें तो 7 होता है, जो कि बीच में नहीं लिखा, यानी कि 7 आना चाहिए। ये 374 होना चाहिए, ना कि 354। इसलिए सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है, क्योंकि पहले और तीसरे टर्म को जोड़ के बीच में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। ठीक है, कर लेंगे इस सवाल को भी। चलिए अब अगला सवाल देखिए जो डिक्शनरी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके सामने बोला गया रिटोरिक, रिग्रेट, रेजिग्नेशन, रिकॉर्ड और रैचेट। इसमें आपको बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से अगर अरेंज करें तो कौन सा अरेंजमेंट सही बनेगा। अब आप देखो आर तो भाई सब में कॉमन है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। एच है, यहाँ पर ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है और यहाँ ए है। तो एक बात तो कंफर्म है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 5 नंबर, बिकॉज ए है यहाँ पे, रैचेट। अब ए के बाद क्या आता है? ई, और फिर लास्ट में आता है कहीं पे जाके आपका एच, है ना। तो इस बात को देखो, अब ई एफ जी एच, यानी कि पहले ई आता है और एच सबसे बाद में आएगा, यानी कि रिटोरिक सबसे लास्ट में होगा। तो मेरा आंसर वो होगा जिसमें स्टार्टिंग 5 से हो रही है और एंड 1 से हो रहा है। तो आप देखो पहले में ऐसा है नहीं, तीसरे में ऐसा है नहीं, चौथे में ऐसा है नहीं, दूसरे में 5 से स्टार्टिंग हो रही है और 1 पे एंड हो रहा है। यही मेरा आंसर है, खत्म बात। लेकिन फिर भी अगर आप अपना नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको अपने एग्जाम में बैठे हुए ऑप्शंस को इग्नोर करना जरूरी होगा। चलिए बात करते हैं बाकी 3 की जो कि बीच में है। देखिए आर ई तक तो भाई कॉमन है, बता नहीं सकते। फिर यहाँ सी है, यहाँ एस और यहाँ जी है, बस हो गया। रिकॉर्ड सबसे पहले आएगा, यानी कि सी वाला। उसके बाद आपका आएगा रिग्रेट, यानी कि 2 वाला। उसके बाद आएगा आपका 3, यानी कि ये। तो सही आंसर होगा आपका 5 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। आपसे कह रहा है शांति, SHANTI, शांति के लिए कोड आपको दिया गया है। देखिए ध्यान से, ये है A981A4B0 और 9। फिर आपसे कह रहा है कि फोरम का कोड ये है, तो आपसे पूछ रहा है कि बिल्ड का कोड क्या होगा, BUILD, बिल्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पे। देखिए एस पे वैल्यू होती है 19, एच पे वैल्यू होती है 8, इस पे 1, इस पे 14, इस पे 20 और इस पे 9। यहाँ पर देखिए रूल क्या चल रहा है कि अगर कोई सिंगल डिजिट वाला लेटर है तो उसको तो वैसे का वैसे लिखा गया,
लेकिन अगर कोई डबल डिजिट का आप कह लीजिए लेटर आता है, तो उसमें पहली वाली जो आप देख रहे हैं, पहले वाली जो वैल्यू है उस पर लेटर लिख दीजिए और बाद वाली वैसे के वैसे कॉपी कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मेरे पास 23 है, 23 है, तो 23 का 2 को आप लिख दीजिए बी और 3 को ऐसे लिख दीजिए। मतलब जो W है, W को आप B3 लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास Y है, Y पे वैल्यू कितनी होती है 25, तो आप 2 का तो लेटर लिख दें B और 5 को ऐसे का ऐसे लिख दें। इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब आप देखो 19 है ना, तो 19 का जो 1 है उसको यहाँ पर A लिखा गया और जो 9 है वो वैसे का वैसे है। 8 जो है यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसलिए आप उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। 1 भी सिंगल डिजिट है, वैसे का वैसे लिखा गया। 14 की बात करते हैं, देखिए 14 में डबल डिजिट है ना, तो 1 को लिख दिया A और 4 लिख दिया ऐसे। फिर 20 है ना यहाँ पे, तो 2 को लिख दिया B यहाँ पर और 0 यहाँ पे ऐसे कर दिया, और 9 सिंगल डिजिट है ऐसे कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सवाल का लॉजिक है। ऐसे ही बिल्ड के लिए करते हैं। देखो 2 है, यहाँ 21 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 और यहाँ 4 है। अब आप देखो 2 के लिए तो B लिखेंगे, अब यहाँ पर फिर 2 आ गया तो फिर B लिखेंगे, लेकिन 1 को ऐसे लिखना पड़ेगा। 9 है तो 9 को ऐसे लिखिए, 1 है तो A लिखिए, 2 को आप ऐसे लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए। सो BB19824 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी B नहीं, यहाँ पे 2 ही रहेगा बिकॉज सिंगल डिजिट है ना। सो 2B19824, 2B19824। सो ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। इसे 2 कर लीजिएगा बिकॉज सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट को हम चेंज नहीं कर रहे लेटर की फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रवि ने पायल से कहा, ठीक है, रवि मेल होंगे और पायल एक फीमेल है। तो रवि ने पायल से कहा तुम्हारे भाई मतलब पायल के भाई, मान के चलिए कोई भाई ए है, कि इकलौती बहन खुद कौन हो जाएगी, पायल हो जाएगी। ठीक है, तो रवि ने पायल से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माता है, यानी कि वो रवि की माता है। ठीक है, तो रवि की माता कौन है, फिर पायल है। ठीक, तो रवि किस प्रकार पायल से संबंधित है, तो ऑब्वियस बात है रवि पायल के पुत्र हो जाएंगे, यानी कि सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के लिए जो कोड है ना वो आपसे कह रहा है कि DDM, DDH, S और S है। तो आपसे कह रहा है कि नेचुरल्स के लिए कोड क्या होगा, NATURALS, नेचुरल्स के लिए कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, देखो E पे वैल्यू होती है 5, यहाँ वैल्यू है 12, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 20, यहाँ 18, यहाँ 9 और यहाँ 3। फिर यहाँ पे वैल्यू है 4, 4, 13, 4, 4, 8, 19 और 19। इसकी बात करें तो N पे वैल्यू है आपकी 14, 1, 20, 21, 18, 1, 12 और 19। अब आप जरा ध्यान से इस सवाल को देखेंगे। देखो भाई इस सवाल के अंदर खास बात यह है कि आप इसको 4 में ब्रेक करें, 4 4 के पेयर में आप इसको ब्रेक करें। ठीक है, देखो 5 में 1 कम करोगे 4 आएगा, यहाँ पे -1 किया गया है, मतलब -1 किया गया है। 3 में अगर आप 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे +1 किया गया तो 4 आया। 12 में 1 जोड़ा गया तो 13 आया, यानी कि +1, और 5 में 1 कम करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि -1। सो -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये यहाँ पे लॉजिक है। 20 में अगर आप देखें तो 19 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 हो गया। 3 से यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे +1 हो गया। 18 से यहाँ पर देखें तो 19 आ रहा है, यानी कि +1 हो गया, और 9 से यहाँ 8 आ रहा है, मतलब -1। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1 +1, ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। आइए बात करते हैं। 14 में 1 कम करेंगे तो 13 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 1 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 20 में 1 कम करेंगे तो 19 आएगा। ऐसे ही 18 में 1 कम करेंगे तो 17 आएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 12 में 1 कम करेंगे तो 11 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर बनना चाहिए। चलिए इनकी वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पर V है, 19 की बात कर रहे हैं, 19 में आंसर आपका S हो गया, ये B है, ये आपका M है, ये T है, ये K है, ये B है, और 17 का मतलब होता है Q, यानी कि VS BM TK BQ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो आपको दिख रहा है वही यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, देखिए रमेश कह रहे हैं मेल है, और एक लड़का है जिसकी तस्वीर
तो उसको हमने नाम दे दिया ए। तो रमेश इस लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो मेरी माँ का इकलौता बेटा खुद कौन हुआ? रमेश हुआ, का बेटा है। तो रमेश का बेटा है ये पिक्चर वाला, यानी कि ए। तो ए जो है वो रमेश का बेटा है। अब अगर ए रमेश का बेटा है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई रमेश का पुत्र लगाइए। तो कह रहे हैं कि रमेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो रमेश देखिए उस लड़के का क्या लगा? पिता लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा पिता, यानी कि फादर। ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सवाल ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है उसमें जो पहला नाम होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि आंसर आप हमेशा अपने पहले वाले सवाल के पहले वाले नाम के हिसाब से करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए की पॉइंट है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर हमें पुत्र करना है कि पिता करना है, तो पुत्र और पिता में आंसर कौन करेंगे, कैसे करेंगे? हम पहले वाले नाम को देखेंगे। पहला वाला नाम क्या है? रमेश। तो रमेश, और दूसरा वाला नाम है वो बॉय। तो पहले कौन आ रहा है? रमेश। तो रमेश अगर पहले आ रहा है तो आपको जो आंसर होगा, जो रिश्ता होगा, वो भी आपको बड़े वाला दिखाना होगा, यानी कि रमेश आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो आंसर यहाँ पे पिता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये डाइस का क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि एट द रेट के विपरीत क्या आएगा। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इस डाइस के क्वेश्चन में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड्स को यूज करना होता है जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर कह लीजिए सिंबल के पीछे या लेटर के पीछे कुछ निकालना है, कोई फेस निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए डॉलर है, यहाँ पर रुपीज का सिंबल है, एट द रेट है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये डॉलर है, यहाँ पे ये रुपीज है, और यहाँ पे ये एट द रेट है। यहाँ पर ये एट द रेट है, यहाँ हैशटैग है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन है ई, यहाँ पे ये रुपीज का साइन है, यहाँ पे परसेंटेज है, और यहाँ पे ये हैशटैग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं दोनों से हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर एट द रेट कॉमन है, तो इन दोनों से करेंगे तो यहाँ पर मजा नहीं आएगा। आप एक काम करो, इन दोनों से करो, तो क्या होगा? आंसर जल्दी निकलेगा। देखो यहाँ पर हैश है, तो हैश से क्वेश्चन को उठा लो। हैश के बाद अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा भाई? क्लॉकवाइज चलने पे आपको मिलेगा एट द रेट। एट द रेट के बाद आप चलेंगे तो आपको मिलेगा ये एप्सिलॉन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखते हैं, डाइस का नियम है। ठीक है, तो हैश के नीचे हैश आएगा। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई एट द रेट के पीछे क्या होगा, तो एट द रेट के पीछे क्या आ गया भाई? परसेंटेज आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, परसेंटेज होगा। अगर आप चाहें तो आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। देखिए एट द रेट है, एट द रेट के बाद यहाँ पर रुपीज आ जाएगा, फिर आपका डॉलर आ जाएगा। कॉमन नीचे कॉमन लिखेंगे एट द रेट, उसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के बाद यहाँ हैशटैग है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर एट द रेट के पीछे बताना है, तो अब एट द रेट के पीछे एट द रेट तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंबल होगा जो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा सिंबल क्या है? परसेंटेज, जो नहीं आया, तो एट द रेट के पीछे क्या होगा? परसेंटेज। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो उसको यूज करिएगा जहां से आपका एक बार में आंसर निकला है। चलिए डाइस के एक और क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखिए यहां पर अगर हम बात करें, इसमें आपसे कह रहा है कि 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, कौन सी डिजिट होगी। देखिए अगर आप इन दोनों से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर कॉमन में आ रहा है 6, तो 6 से उठा लीजिए। यहाँ से देखिए 6 है, 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको मिलेगा 4, 4 के बाद आप चलेंगे आपको मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि हम लोगों को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो 6 4 1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन नीचे कॉमन लिखना है, तो 6 आ रहा है। 6 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3, और 3 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई 3 के पीछे क्या होगा। अब आप देखो जो एक दूसरे के नीचे लिखे हैं ना, ये इनके ऑपोजिट लिखे हुए हैं, यानी कि 3 के पीछे 4 और 4 के पीछे क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो आई गेस आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी कि 3 के पीछे जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये एनालॉजी का क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार से धातु का रिलेशन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर किससे है भाई? अयस्क से है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। तो आपसे कह रहा है कि उसी प्रकार तेल का जो संबंध है वो किससे होगा। देखिए अयस्क जो होता है जिसको हम कहते हैं ओर, तो ओर से धातु को निकाला जाता है। ठीक है, एक चीज होती है खनिज और एक होता है अयस्क। देखिए दोनों में फर्क है ना। ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये चीज पता होगी। खनिज मतलब जो पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, कुछ ऐसे आप कह लीजिए रासायनिक रूप से संयोजित कुछ पाई जाती हैं चीजें, जिनमें धातुएं भी हो सकती हैं, जिनमें अशुद्धियां भी हो सकती हैं, वो सब खनिज है।
लेकिन अगर मान के चलिए कि उस खनिज के अंदर कोई कुछ धातुएं बहुत सारी पाई जा रही हैं, तो उसके अंदर कोई एक स्पेशल धातु अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम कह सकते हैं कि ये अयस्क की तरह काम करेगा, और अयस्क ये किसका हो जाएगा, उस धातु का हो जाएगा जो धातु ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। देखिए किसी भी आप कह लीजिए ओर के अंदर एक से ज्यादा मेटल हो सकती हैं, लेकिन हम उसको उस खनिज को हम ओर तब कहते हैं जब उसे धातु को निकालने के बाद जो खर्चा है वो हमारा कम से कम हो जाए। ठीक, तो अयस्क से धातु को निकाला जाता है। ऐसे ही तेल, तेल किससे निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है बेटा सीड से, यानी कि बीज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये एनालॉजी का सवाल था, आपको लॉजिक यहाँ पे जरूर पता होने चाहिए कि क्या लॉजिक्स होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ऑप्थेल्मिया है, देखिए ऑप्थेल्मिया, अब देखो अगर कभी भी बायो में आपको ये ऑप्थेल्मो शब्द मिल जाए तो याद रखिएगा ऑप्थेल्मो शब्द हमेशा आईज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए आई के स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है। आपसे कह रहा है कि अगर ऑप्थेल्मिया का रिलेशन आई से है तो रिकेट्स का रिलेशन किससे होगा, तो याद रखेंगे रिकेट्स, रिकेट्स का रिलेशन विटामिन, वैसे तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है छोटे बच्चों में। देखिए अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हुई तो उनको रिकेट्स होगा, और अगर एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स के अंदर अगर कभी विटामिन डी की कमी हुई तो उन्हें रिकेट्स नहीं, उन्हें ऑस्टियोमलेसिया होता है। ठीक है, ये रोग का नाम है ऑस्टियोमलेसिया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिकेट्स, तो रिकेट्स में आपको पता होना चाहिए, जैसे मान के चलिए कि ये कोई हड्डी है, समझ लीजिए इस बात को, फॉर एग्जांपल ये छोटे बच्चे की कोई हड्डी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी छोटे बच्चे को रिकेट्स हो गया तो उसकी हड्डी जो है ना, हड्डी के अंदर क्या होगा, हड्डी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। मान चलिए हड्डी टेढ़ी हो रही, कुछ ऐसे हो गई हड्डी, तो ये क्या है, ये रिकेट्स हो गया इसको। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है, यानी कि बोन से रिलेटेड डिसीज होती है। छोटे बच्चों को ये रिकेट्स हो सकता है, बड़े बच्चों में रिकेट्स नहीं बल्कि ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आपका एनालॉजी का रिलेशन है। आपसे कह रहे हैं नन का रिलेशन है कॉन्वेंट से, तो हेन का रिलेशन किससे होगा। हम सभी जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस में, या कह लीजिए क्रिश्चियनिटी को मानने वाली जो नन्स होती हैं वो कॉन्वेंट में रहती हैं। ठीक है, कॉन्वेंट उनका रहने का स्थान है। ऐसे ही जो हेन होती है, मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों के रहने के स्थान को क्या हम नेस्ट कहते हैं, जी नहीं। क्या शेड कहते हैं, जी नहीं। क्या सेल कहते हैं, जी नहीं। कॉट कहते हैं। तो याद रखेंगे जो कॉट है, कॉट हेन का रहने का स्थान होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, कॉट। ठीक है, ये लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल जो है वो आपका वेन डायग्राम का सवाल है। देखिए आपसे कहता है कि जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को दर्शाता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं वो विलेजर्स को दर्शाता है। ऐसे ही जो आयत है वो अधिकारियों को दर्शाता है, ये आपके ऑफिसर्स हैं। और जो सर्कल है आपका वो मैरिड यानी कि विवाहित को दर्शाता है। तो आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कितने अविवाहित ग्रामीण अधिकारी हैं वो बताइए। तो देखिए जो सर्कल है वो पूरा का पूरा विवाहित को बताता है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल किसको बताता है, विवाहित का। तो हम इन सबको नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो वो एरिया चाहिए ना जो अविवाहित का है। तो इस सर्कल को हटा दीजिए, बाकी जो आपको 3 डिजिट्स दिख रही हैं 9, 5 और 8, 9, 5 और 8, ये वो 3 डिजिट्स हैं जो कि अविवाहित हैं, ये वो लोग हैं जो अविवाहित हैं। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि अविवाहित के साथ साथ ग्रामीण भी होने चाहिए। तो ग्रामीण का मतलब है कि उस डिजिट का ट्राइंगल में आना जरूरी है। ठीक है, अब आप देखो क्या ये ट्राइंगल में आ रहा है, 8 का ट्राइंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 8 काट दो। 9 और 5 तो ट्राइंगल में आ रहे हैं, जी हाँ, तो अभी तक तो ठीक है। लेकिन अब अधिकारी भी होने चाहिए, तो अधिकारी का मतलब किस में आना चाहिए, अधिकारी का मतलब इसके अंदर आना जरूरी है। तो इसके अंदर क्या 9 आ रहा है, जी नहीं, नहीं आ रहा, काट दीजिए। क्या आ रहा है, सिर्फ 5। तो 5 वो नंबर है जो अविवाहित भी हैं, ग्रामीण भी हैं और अधिकारी भी हैं, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर वेन डायग्राम का, देखिए वैसा ही है। उम्मीद करूंगा कि इसके थ्रू आपके कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर होंगे। आपसे कह रहे हैं कि इस आरेख में एथलेटिक अनुशासित लड़कों को कौन सी संख्या दर्शाती है। एथलेटिक भी हो, अनुशासित भी हो और लड़के भी हो। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स का मतलब किस में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, यानी कि हम अपना आंसर वही कर सकते हैं जो कि सर्कल के अंदर आए। तो क्या 10 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काट दीजिए। क्या यहाँ 8 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काट दीजिए। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई एथलेटिक्स और एथलीट्स जो है हमारे वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर आते हैं, तो हमें यही एरिया लेना है जो आपको दिखाई दे रहा है।
अब आप देखिए एथलेटिक के बाद क्या था, अनुशासित भी हो। अनुशासित होने का मतलब डिसिप्लिन्ड, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि वो वर्ग में आने चाहिए, ठीक है, वर्ग में। अब आप देखिए वर्ग में कौन कौन आ रहा है, वर्ग में सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो यही एरिया आ रहा है, देख रहे हैं, ये आपका नीचे वर्ग है ना, तो वर्ग में सिर्फ यही आ रहा है और कोई भी वर्ग में नहीं आ रहा, ठीक। और इसके साथ साथ वो क्या होने चाहिए बेटा, लड़के होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए, यानी कि रेक्टेंगल में भी आने चाहिए वो। तो देखिए ये हिस्सा रेक्टेंगल में भी तो आ रहा है, ये दो जो आप देख रहे हैं वो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, इसलिए दो ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दो कौन से एरिया को बता रहा है, ये ऐसे बच्चे हैं जो एथलेटिक हैं और कह लीजिए साथ साथ में अनुशासित भी हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।